हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपसे कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फिर वो BSc का हो या MSc का हो, नेट हो, गेट हो, IIT जैम हो, BHU, DU, CU सेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ले लो जिसमें केमिस्ट्री आती है, ये टॉपिक वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना इस टॉपिक को समझने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने जितने भी वीडियोस मैंने अब तक बनाए थे जहाँ पे मैंने आपको स्प्लिटिंग के बारे में सिखाया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जब स्प्लिटिंग होती है तो किस तरीके से एनर्जी इंक्रीज होती है और एनर्जी डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले एक छोटे से रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा और मैंने आपको ये बहुत बार दिखाया। अगर मान लीजिए मेरे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से, तो जब एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड आता है तो 5 ऑर्बिटल में से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। ये वो ऑर्बिटल्स होती हैं जो कि एक्सियल ऑर्बिटल्स होती हैं, दे आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। और ये नीचे की जो ऑर्बिटल्स होती हैं ये वो ऑर्बिटल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, दे आर योर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनके बारे में हमने डिटेल में काफ़ी कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो ये जो ऑर्बिटल आपके ऊपर होती हैं ये होती हैं आपकी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और जो नीचे वाली ऑर्बिटल्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज योर एक्सियल ऑर्बिटल्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको एक वीडियो भी बना के आपको इस चीज़ का सिखाया था कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल की हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में बात करेंगे, टेट्राहेड्रल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि अगर किसी की ये बेरी सेंटर है, इसको हम बेरी सेंटर मानते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम हाइपोथेटिकली इसको ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी, मान लेते हैं कि एनर्जी जीरो है। अब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ से बढ़ेगी और अगर एनर्जी घटेगी तो यहाँ से घटेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एनर्जी जीरो होती है। अगर मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं तो ऑर्बिटल की एनर्जी जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ तो एनर्जी होगी, बट हम उसकी एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। हम ये अजम्पशन करके चलते हैं कि उनकी जो भी टोटल एनर्जी है, सिंस दे आर डीजेनरेटेड, डीजेनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी। क्या होता है? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। और हमने एक डेरिवेशन भी किया था जहां आपको ये मैंने वैल्यूज कैसे आती हैं वो सिखाया था। तो अगर मेरे पास ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, 5 ऑर्बिटल्स है, मैंने पांचों की ऑर्बिटल की एनर्जी को जीरो माना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में जाता है तो वो इस कॉम्प्लेक्स का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एनर्जी बढ़ा देता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑर्बिटल्स में जाता है तो वो उसकी एनर्जी को घटा देता है। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा उतना उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी बढ़ती है। अब कितने से एनर्जी बढ़ेगी? वो एनर्जी बढ़ जाती है +6 dQ से, और कितने से एनर्जी घटेगी? वो घट जाती है -4 dQ से। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब dQ और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का रिलेशन क्या होता है ये भी हमने देखा था। मैं +dQ लिख सकता हूँ या +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लिख सकता हूँ। मैं किसी भी भाषा में बात कर सकता हूँ। मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब हमने इवन ये भी देखा है कि अगर मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो किस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, अलग अलग डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इससे रिलेटेड रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस फंडा। जरा समझना और सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 4 5 5 ऑर्बिटल्स हैं। मान लेते हैं 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स यहाँ चली जाती हैं और मान लेते हैं 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो नीचे चली जाती हैं। अब अगर ये बेरी सेंटर में कंसिडर करता हूँ तो मुझे इतना पता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ऑर्बिटल में जाता है तो वो उसकी एनर्जी को +6 dQ से इंक्रीज कर देता है, या उसको मैं कहूँगा +0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से इंक्रीज कर देता है ना। यही फंडा है ना डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का, और ये +6 dQ का, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है तो वो -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कर देता है, या मैं उसको कहूँगा -4 dQ से एनर्जी को चेंज कर देता है। तो हमने ये रिलेशन यहाँ देख लिया, ठीक है। आई होप लॉजिक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन उठता है, मान लीजिए ऊपर की ऑर्बिटल, हम इनको ईजी ऑर्बिटल कहते हैं और हम इनको T2G ऑर्बिटल कहते हैं। ईजी ऑर्बिटल में अगर मान लेते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे T2G ऑर्बिटल में p इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, या ऊपर के आप p इलेक्ट्रॉन मान सकते हो और नीचे q इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। p का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे इन ऑर्बिटल्स में, और q का मतलब होता है, कुछ बुक्स में ऊपर q नीचे p और ऊपर q लिखा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको अजय कुमार की बुक दिखाऊं तो अजय कुमार की बुक में देखो, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है
जनरल, T2G में P लिखा है और EG में Q लिखा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ कुछ जगहों पे वो उल्टा भी लिख देते हैं, तो दैट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। तो आप T2G में P लिख सकते हो कि मान लीजिए अगर यहाँ पर P इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे Q, इसका मतलब होता है Q इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ Q इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे P का मतलब होता है P इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। सी देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा वो एनर्जी को डिक्रीज करेगा, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं मैं D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें दोनों केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी और वीक फील्ड में भी, वीक फील्ड होगा तो इस तरीके से होगा, डिफरेंस कम होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में चला जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक इलेक्ट्रॉन गया। तो जितनी उसकी एनर्जी उस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी? जितना भी एनर्जी का डिफरेंस है, जितना एनर्जी का डिफरेंस है यहाँ पर इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में, जो एनर्जी डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा नॉट कहते हैं, उसका 40% जो एनर्जी होगा उतने से एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और उस एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल इंक्रीज और द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल डिक्रीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गोज आइदर इनटू द T2G ऑर्बिटल और आइदर इनटू द EG ऑर्बिटल विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? वो एक इलेक्ट्रॉन T2G 1 में चला गया, और यहाँ पे EG का वैल्यू 0 है, यहाँ पर T2G का वैल्यू 1 है, यहाँ पर EG का वैल्यू जो है वो 0 है। मतलब दोनों केसेस में, D1 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने वाली है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? -0.4, और ये कितनी हो जाएगी? डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या इसको -4 DQ लिखा जा सकता है। मतलब जितना भी डिफरेंस है हाई एनर्जी और हाई ऑर्बिटल और लो ऑर्बिटल के बीच में, उसका 40% जितना जो एनर्जी होगी उतनी एनर्जी रिलीज हो गई होगी, और क्रिस्टल उतना कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल हो गया होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपसे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D2, तो डोंट यू फील D2 में भी वही होगा। सो सी D1 D2 D3 तक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब हमने तो ये यहाँ पर देखा है, सी हम तो यहाँ देख चुके हैं। D1 में मुझे बताइए, इसका यहाँ लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए, पहले में सेम एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, कितना हो जाएगा? -4 DQ। मैं -4 DQ ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में नहीं लिख रहा, ऑक्टाहेड्रल के टर्म्स में हम बाद में लिखेंगे, DQ के टर्म्स में लिखते हैं। -4 DQ, ये इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 DQ। आई होप लॉजिक समझ में आया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन नीचे गए? सर 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, ये कितना हो जाएगा? -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 DQ। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। किसके साथ? D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। बहुत ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, जस्ट केयरफुली लिसन टू माय वर्ड्स। सी, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? अगर आप D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो, D4 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन पैर हो जाता है। सी, मुझे एक बात बताओ, किसने करवाया ये इलेक्ट्रॉन पैर? ये इलेक्ट्रॉन पैर तो लिगेंड की वजह से हुआ। अगर लिगेंड वीक होता तो इलेक्ट्रॉन ऊपर होता, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नीचे गया है। तो ये जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज बिकॉज ऑफ this pairing is because of strong field ligand। उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन पैर होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी बढ़ाता है कि एनर्जी रिलीज करता है? रिपल्शन होता है, रिपल्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह आते हैं तो नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। याद रखना, जब 2 सेम चार्ज एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। जब 2 सेम चार्ज एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, और जब 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो एनर्जी घटती है। तो सी, प्रॉब्लम मेरी ये है कि अगर मैं इस वाले फील्ड की बात करूं, अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूं, यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है जो नीचे गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है जो नीचे गए हैं, तो मैं लिखूंगा -4 × 4 प्लस DQ प्लस। अब प्रॉब्लम क्या है? भले ही 4 इलेक्ट्रॉन नीचे गए लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पैर हुआ है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन जो पैर हुआ है। तो डोंट यू फील 4 इलेक्ट्रॉन नीचे गए इसलिए एनर्जी -4 × 4 हो जाएगी, -4 × 4 DQ हो जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का पैरिंग हुआ है और वो पैरिंग लिगेंड की वजह से हुआ। अगर लिगेंड नहीं होता तो वो पैरिंग नहीं होती। डोंट यू फील वो एक पैरिंग एनर्जी उसमें एनर्जी को बढ़ा देगी, तो +1 पैरिंग एनर्जी। उम्मीद करता हूँ ये फंडा आपको समझ में आया मैंने कैसे लिखा।
क्लियर है? अच्छा, इसकी बात करते हैं, लेट अस स्पीक अबाउट दिस स्टफ। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे गए, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3 DQ प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है, वो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो उसने एनर्जी को बढ़ा दिया होगा, कितने से एनर्जी को बढ़ा दिया होगा, प्लस 6 इंटू वन DQ। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया, बिकॉज हमें पता है अगर नीचे जाता है तो -4 से एनर्जी कम होती है, और अगर ऊपर जाता है तो +6 से एनर्जी कम होती है, बढ़ती है। तो अगर नीचे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3 गए हैं, तो -4 इंटू 3, 3 लोग नीचे गए हैं, तो -4 इंटू 3 DQ से एनर्जी घट जाएगी, उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है तो 6 इंटू 1, 6 + 6 इंटू 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया DQ, उतने से अब बढ़ गई है, इसीलिए पॉजिटिव लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया। अब बात करते हैं d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सी स्पीक अबाउट d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे बताना d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं यहाँ लिखता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन नीचे गए, तो सर 1 2 3 4 5, कहने को तो 5 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, अगर 5 इलेक्ट्रॉन नीचे गए तो हो जाएगा -4 इंटू 5 DQ, क्योंकि -4 एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम करेगा, और ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन नीचे गए हैं, -4 इंटू 5 DQ। लेकिन सर ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो पैरिंग हुई है ना, ये लिगेंड की वजह से हुई है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की पैरिंग ये तो लिगेंड की वजह से हुई है। तो अगर लिगेंड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स की पैरिंग होती है तो पैरिंग एनर्जी आ जाएगी, एंड दैट पैरिंग एनर्जी शुड बी बिकॉज ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड नहीं होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर होते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे +2 टाइम्स पैरिंग एनर्जी। अब वी डोंट नो पैरिंग एनर्जी कितनी होती है, वो मेटल टू मेटल, लिगेंड टू लिगेंड डिपेंड करती है, तो हम उसको +2 PQ, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि एनर्जी बढ़ती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह आएंगे तो रिपेल करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। आई होप लॉजिक समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं इसका एनर्जी रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करूं, सर 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए तो -4 इंटू 3 DQ, पर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो +6 इंटू 2 DQ। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने लिखा। बात करते हैं d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। सी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन पैर हुए, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता, जरा ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना, इसका एक डिफरेंस है, बहुत बढ़िया डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ। d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करते हो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे गए हैं, तो सबसे पहले तो हो जाएगा -4 इंटू 6 DQ प्लस। अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या पैरिंग एनर्जी 3 हो जाएगी, क्योंकि सर देखो 3 पैर बन रहे हैं, 3 पैर बन रहे हैं, तो क्या पैरिंग एनर्जी 3 टाइम्स पैरिंग एनर्जी होगी, नहीं, रॉन्ग, 3 टाइम्स पैरिंग एनर्जी नहीं होगी। क्यों सर? सर देखो एक बात बताओ, वीक फील्ड लिगेंड था तब ऑलरेडी एक पैर पहले से बना हुआ था, क्या ये एक पैर लिगेंड ने बनाया है? नहीं, लिगेंड आने के बाद तो सिर्फ ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आए होंगे ना, तो मतलब लिगेंड ने कितने पैर्स बनवाए हैं, लिगेंड ने तो 2 पैर बनवाए हैं। अगर लिगेंड नहीं था, अगर लिगेंड वीक होता, जरा समझना इस बात को, मैं मानता हूँ बहुत बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो जो पढ़ने वाले समझदार बच्चे हैं प्लीज़ इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा, सर आप बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर एवरेज स्टूडेंट भी हैं, कोई थोड़े जो थोड़ा धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पावर जिनकी स्लो होती है वो बच्चे भी हैं। सी यहाँ पर अगर आप मुझे बताइए, लिगेंड, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड को और वीक फील्ड को कंपेयर कीजिए, लिगेंड कमज़ोर होता तो 5 इलेक्ट्रॉन अलग होते, लिगेंड स्ट्रॉन्ग था इसीलिए ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आए, तो ये जो 2 पैर बने वो किसने बनाए, वो लिगेंड की वजह से बने। तो हमें पैरिंग एनर्जी जब लेनी होती है तो वो लिगेंड की वजह से कितने पैर बने उसकी एनर्जी को कंसिडर करना होता है। यहाँ मुझे एक बात बताइए, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो 1 2 3 4 5 ये तो पहले से बनता था, ये तो मेटल ने खुद बनाया है, लिगेंड से डर के बनाया है क्या, वो तो पहले से बना हुआ है, वो तो मेटल ने बनाया हुआ है। लिगेंड आने के बाद, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद ऊपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो नीचे जंप कर चुके हैं। तो मुझे बताइए लिगेंड ने किसको पैर करवाया है, लिगेंड ने तो सिर्फ इन 2 लोगों को पैर करवाया है। तो पैरिंग एनर्जी मुझे 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स पैरिंग एनर्जी डालनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। और यहाँ पे हर कोई बच्चा 99% बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक क्रिएट करते हैं, इसको याद रखना। कितनी पैरिंग एनर्जी डालनी पड़ेगी, 3 नहीं 2 पैरिंग एनर्जी डालनी पड़ेगी। रीज़न ये है क्योंकि 2 ही पैर हैं जो लिगेंड की वजह से बने। तो मुझे बताइए ये समझ में आया आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे लिखना। अब मुझे इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताओ, CFSE इसकी बताइए क्रिस्टल फील्ड। तो सर देखो 1 2 3 4 लोग नीचे गए,
तो ये हो जाएगा -4 × 4 dq, -4 × 4 dq। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पैर है क्या ये लिगेंड ने बनाया है? नहीं, लिगेंड ने कहाँ पैर बनवाया, लिगेंड तो वीक है, तो ये पैर तो सीधा मेटल की वजह से बना है। तो क्या मुझे यहाँ पे पैरिंग एनर्जी डालने की ज़रूरत है? नहीं, पैरिंग एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पैर है, पर वो पैर किसकी वजह से? वो मेटल ने खुद बनाया है, लिगेंड की वजह से नहीं बनाया, वो तो हंस रूल की वजह से बना हुआ। समझा? तो मुझे बताइए ऊपर कितने गए? सर ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो +6 × 2 dq प्लस 0 पैरिंग एनर्जी। अब बहुत बच्चे यहाँ मुझसे पूछेंगे सर पैर होते हुए भी 0 पैरिंग एनर्जी क्यों लिखी? क्योंकि भैया वो जो पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड की डर की वजह से नहीं बना है, वो मेटल ने खुद बनाया, बिकॉज फॉलोइंग क्वांटम रूल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहले सिंगल सिंगल भरो और फिर पैर करो। मेटल ने खुद पैर करवाया है, ये लिगेंड से डर के कोई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आके पैर नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, पहले उसका वीक फील्ड लिगेंड देखते हैं। मुझे बताइए वीक फील्ड लिगेंड में क्या है? तो रूल कैसे, ट्रिक समझ में आई? पहले वीक को देखो और फिर स्ट्रॉन्ग को देखो, तो समझ में आएगा कितने पैर लिगेंड की वजह से बने। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऑलरेडी एक पैर जो है D7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो एक और आना चाहिए था। ये D7 है, तो यहाँ पर एक और आएगा ऐसे। हाँ जी, अब सही है। अब मुझे एक बात बताइए, वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑलरेडी 2 पैर बने हुए हैं। ये 2 पैर मेटल लिगेंड की वजह से बने हैं क्या? नहीं, ये तो मेटल ने खुद बनाए। लिगेंड से कहाँ डर हुआ है अभी तक? देखो ना, ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या कहूँगा 2 2 4 और 1 5। सर 5 इलेक्ट्रॉन नीचे गए हैं, तो -4 × 5 dq प्लस ऊपर कितने गए? 2 गए, तो +6 × 2 dq प्लस 0 पैरिंग एनर्जी। अरे 2 पैर है फिर भी, क्योंकि वो 2 पैर लिगेंड की वजह से नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में, बात करते हैं नीचे कितने गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा -4 × 6 dq प्लस ऊपर कितना गया? 1, ऊपर कितना गया? 1, तो कितना हो जाएगा? +6 × 1 dq प्लस, मुझे बताइए कितने पैर बने यहाँ पे लिगेंड की वजह से? सर देखो 2 पैर तो ऑलरेडी थे, वो तो वीक में भी थे। ये एक्स्ट्रा पैरिंग जो हुई है, ये एक्स्ट्रा पैरिंग जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन नीचे आया, वो सिर्फ लिगेंड की वजह से हुआ है। ओनली दैट इज बिकॉज ऑफ लिगेंड। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 1 पैरिंग एनर्जी। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब D8 D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई इट आउट। मैं यहाँ पे D9 एक बार D8 कर देता हूँ, चाहिए तो एक बार आप D9 खुद से कर लेना। D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो, पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में मुझे बताइए नीचे कितने? 2 2 4 5 6, तो ये हो जाएगा -4 × 6 dq प्लस ऊपर कितने गए हैं? ऊपर 2 गए हैं, तो +6 × 2 dq पैरिंग एनर्जी। लिगेंड की वजह से तो कोई पैर हुआ ही नहीं है, वो तो नॉर्मल हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वजह से हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लिगेंड के डर से कुछ हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे सर यहाँ पे भी तो सेम है, लिगेंड से डर से तो कुछ पैरिंग ही नहीं है। तो डोंट यू फील दोनों पर्टिकुलर केसेस में अब सेम एनर्जी आएगी, -4 × 6 dq प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 × 2 dq। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 पैर हैं। अरे लेकिन भैया वो 3 पैर तो वीक फील्ड लिगेंड में भी थे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आने से पैरिंग कहाँ हुई है? लिगेंड के आने से पैरिंग। हमें, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आई नो बहुत बच्चे अभी भी इसमें मिस्टेक क्रिएट करेंगे। यू जस्ट हैव टू लुक एट कि क्या लिगेंड के आने से पैरिंग हुई है क्या। जैसे यहाँ देखो, यहाँ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में डिफरेंस है। वीक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर था, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया उसका पैरिंग हो गया, मतलब लिगेंड ने पैरिंग करवाई है। यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल थे वीक में, पर स्ट्रॉन्ग आते ही पैरिंग हो गई है। मतलब किसने करवाई है? मतलब वो लिगेंड ने करवाई है। उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं वीक में ऑलरेडी एक था, स्ट्रॉन्ग के आने से सिर्फ ये 2 लोगों की पैरिंग हुई है, तो पैरिंग एनर्जी कितनी आएगी? 0 पैरिंग एनर्जी आएगी क्या? नहीं, 2 पैरिंग एनर्जी। 0 तो वीक फील्ड में आएगी, स्ट्रॉन्ग में 2 लोगों की पैरिंग हुई है। वीक में ऑलरेडी 2 थे, स्ट्रॉन्ग में वो 1 इलेक्ट्रॉन का पैरिंग हुआ है सिर्फ यहाँ पे, इसीलिए 1 टाइम पैरिंग एनर्जी यहाँ पर आएगी।
उम्मीद करता हूँ फंडा समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चीज़ को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये पूरी प्रैक्टिस करवा दी आपके लिए, पूरा टेबल आपको मैंने बना के दे दिया D9 और D10। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे भरते हो। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखोगे। अब एक जनरल रूल पे आते हैं। लेट अस कम ऑन अ जनरल रूल। इसको इरेज करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके पास बना हुआ है 3 ऑर्बिटल, इस तरीके से बने हुए 2 ऑर्बिटल। यहाँ पर ईजी है जिसमें Q इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे T2G है जिसमें P इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे स्प्लिटिंग मैं आपको बता दूं, आई होप आपको स्प्लिटिंग ऑलरेडी पता है। नीचे चला जाएगा तो -4dq और अगर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +6dq। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, क्या कभी वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है? सर वीक फील्ड लिगेंड तो कभी पेयरिंग नहीं करवाता। कौन से वीक फील्ड ने यहाँ पे पेयरिंग करवाई है? वीक पैर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पर पेयरिंग नहीं करवाई है। देखो यहाँ पर 2 पैर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर क्या वो 2 पैर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड की वजह से थे? नहीं, वो तो खुद मेटल ने करे हैं, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर तो 3 पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर वो पेयरिंग लिगेंड की वजह से है। क्या मतलब? वीक फील्ड लिगेंड में मैं कह सकता हूँ नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ लिगेंड। अब अगर यहाँ लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं होती है, दैट इज नो पेयरिंग एनर्जी, नो पेयरिंग एनर्जी। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर सिंपल सा बनेगा। मुझे बताओ नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है और मुझे बताओ ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है। पैर हम देखते ही नहीं है वीक फील्ड लिगेंड में। क्या तुमने यहाँ पर जब वीक फील्ड लिगेंड को देखा, क्या तुमने पेयरिंग देखी? क्या यहाँ तुमको कुछ पेयरिंग से लेना देना था? पेयरिंग एनर्जी तो हमने 0p लिखी हुई है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको फंडा समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 पैर थे बट फिर भी आपने 0 पेयरिंग एनर्जी लिखी। तो क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में हम पेयरिंग एनर्जी लेते ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेटल खुद करवाता है। तो क्या मुझे यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन लिखते समय पेयरिंग एनर्जी लिखनी है? नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ इतने बता दो, टोटल इलेक्ट्रॉन नीचे कितने? सर p इलेक्ट्रॉन है, तो हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाई p/dq प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ईजी में? q इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो +6 × q/dq। ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो ये हो सकता है -0.4 × p डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 0.6 × q डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये आपका फॉर्मूला बनता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का फंडा समझ में आया होगा। जनरल फॉर्मूला मैं आपको बना के दे रहा हूँ। अच्छा, अगर वहीं मान लीजिए वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तो अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता ये इस तरीके से, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को लिख रहे हो मेरे साथ साथ। अब यहाँ ना मैटर करेगा, यहाँ मैटर क्या करेगा? सबसे पहले तो मुझे बताइए नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर नीचे p इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इंक्लूडिंग द पैर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही, हम जब तुमसे पूछ रहे थे नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 2 4 और 1 5 5 × -4 कर रहे थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नीचे p है, तो ये क्या हो जाएगा? -4 × p/dq प्लस ऊपर कितने हैं? q इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो +6 × q/dq। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी और वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी। अब मेरा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुए? हाउ मेनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हम मान के चलते हैं m पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो m टाइम्स पेयरिंग एनर्जी। यहाँ ये चीज़ याद रखनी है, m इज नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो तो वीक में भी था। स्ट्रॉन्ग फील्ड आने पर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा पेयर बने हैं, तो यहाँ पर हमें 3p लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक पेयर तो पहले से था। हम वहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स p लिखेंगे। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। अब मुझे समझा, m का मतलब ये नहीं होता m का 3 वैल्यू नहीं आएगा, m का वैल्यू 2 आया क्योंकि एक पेयर ऑलरेडी वीक में भी था, वो तो मेटल का खुद का बनाया हुआ था। आई होप ये क्लियर है। अब इसको चाहो तो तुम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो, वो -4 वाले dq के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा -0.4 × p डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 6 × q डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस m टाइम्स पेयरिंग एनर्जी। आई होप
ये फंडा क्लियर है। पी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पी का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी अंग्रेजी सुधार लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। Q का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। और M का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स, पेयर्स लेना है टोटल। अब 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे वैसे तो 2 पेयर बने, तो मैंने 4 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखी है, ये भी कुछ महान बच्चे करेंगे, अरे सर 4 इलेक्ट्रॉन, पेयर कितने बने, 2, किसकी वजह से, लिगेंड की वजह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर विद दिस स्टफ। उम्मीद करता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करना आया। मैं फिर से रिपीट करके आपसे कह रहा हूँ, 99% बच्चे अभी भी इस m टाइम्स पेयरिंग एनर्जी में मिस्टेक क्रिएट करेंगे और वो वहाँ पर 3 पेयरिंग एनर्जी लिख के आ जाएंगे, जबकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयरिंग एनर्जी लिखनी है। अब आप इसका टेक्स्ट बुक रीडिंग कर सकते हो। सी, आपने मेरा लेक्चर सुन लिया, आपको मैंने बता दिया कैलकुलेशन कैसे करना है। हमने 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सा करके देख लिया, 9-10 बहुत सिंपल है, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने टेक्स्ट बुक लगाई हुई है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये अजय कुमार का स्नैपिंग है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा D1 में कितना आया, -4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो देखो हमको भी उतना ही आया -4। अब उन्होंने डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लिखा है, हमने DQ लिखा, फर्क नहीं पड़ता, -4 आया। उनका D2 में कितना आया, उनका D2 में -0.8 आया, हमारा 4 × 2 कर दोगे तो 8 हो जाता, तो 0.8 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने यहाँ पे आगे फिर पूरा देखो, D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, अब ये भी बता देता हूँ। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब हमने पहले ही पढ़ा। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें पेयरिंग हो जाती है। तो ये नोट्स बना लो कहीं पे, प्लीज़ इसको बना लो, ये बुक में नहीं दिया है इस तरीके से, ठीक है। बुक में दिया है, मैं नहीं बोलना बुक में नहीं दिया, बट जब ये सी वही होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम नोट जरा थोड़ा अपने हिसाब से बनाते हैं, और बुक में जो ऑथर होता है वो अपने हिसाब से देता है। अब ये पूरा रीड कर लो आराम से बैठ के, देखो उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन किया, उन्होंने यहाँ पे पेयरिंग, अब उन्होंने डायग्राम्स नहीं बनाए हैं, उन्होंने सीधा लिख दिया है T2G 3TG1 TG3 EG या T2G आएगा, ठीक है। प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा, तो ये इस तरीके से देते हैं, तो कभी कभी इसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देखो इन्होंने यहाँ ऐसे बता दिया और यहाँ फॉर्मूला बना के दे दिया, और ये किसका है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, हाई वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं करते, क्योंकि वीक फील्ड में पेयरिंग होती कहाँ है, लिगेंड की वजह से पेयरिंग कहाँ होती है, तो हमने भी वही किया। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी हम कहीं नहीं डालेंगे, इवन तो पैर होगा फिर भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो पैर जो है वो मेटल ने करवाया, लिगेंड ने नहीं करवाया। और अगर आप यहाँ देखो, ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, हाईलाइटर, ये देखो ये फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पे इन्होंने ये रूल लिया हुआ है। अब ऐसे ही इन्होंने किया होगा शायद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, हाँ ये देखिए, ये इन्होंने लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कैन यू सी दिस, इन्होंने। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट करना है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ब्लू से कर देता, M नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉस्ड बाय लिगेंड, कैन यू सी दिस। लिगेंड ने कितने पेयरिंग करवाई है, कितने पेयर प्रेजेंट है, उससे लेना देना नहीं है, लिगेंड की वजह से कितने हुए हमको वो देखना है। तो ये मैं भी बहुत मिस्टेक करता हूँ इस टॉपिक पे आके, मैं भी बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत जगहों पे लेक्चर लेता हूँ तो ये गड़बड़ कर देता हूँ, सीरियसली मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने भी ये गड़बड़ बहुत जगहों पे की है। मैं बच्चों को ये पढ़ा देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, बट हमें वो नहीं देखने टोटल कितने होते हैं, हमें देखने लिगेंड की वजह से कितने। इसको हाईलाइट करके कहीं पर रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश जरूर करी है यहाँ पे, दे ट्राई टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है, बट मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेटर होगा आप ये वाला मेरा पूरा चार्ट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ये पूरा चार्ट अच्छे से ड्रॉ कर लो, ज़्यादा बेटर तरीके से, इसको ज़रा ढंग से बना लेना, ठीक है। एक D1 के बाद उसके नीचे ही लिख लेना उसको, ये जैसे ये मैंने साइड में लिखा ना, इसको आप नीचे ही लिख लेना, थोड़ा स्पेस दे के बनाना, ऐसा खिचड़ी मत पका देना। मेरे पास जगह नहीं है, इतना ही बोर्ड है मेरे पास, और वो तो शुक्र करो मैं इसको PPT पे पढ़ा रहा हूँ तो आगे पीछे कर सकता हूँ, अगर वाइट बोर्ड होता तो नहीं कर पाता मैं। स्मार्ट बोर्ड लेने की अभी मेरी हैसियत नहीं हुई है कि मैं स्मार्ट बोर्ड लेके पढ़ाऊँ, भाई 3-4 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड आता है, हाँ तो जब हैसियत हो जाएगी तब स्मार्ट बोर्ड पे भी पढ़ा लेंगे, तब तो फिर तो कहाँ पे तो और ही मज़े आएंगे, फिर तो क्या ही कहना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया होगा।
आगे बढ़ें। तो ये आप बुक रीडिंग कर लेना आराम से बैठ के, ये मैंने लगा दिए यहाँ पे पेजेस, आप इसको देख लेना। यहाँ इन्होंने एक लगाया हुआ इन दिस केस देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ओनली 2 आर कॉज्ड बाय द लिगेंड। सी देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोबाल्ट की दी हुई है 5 और ये D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैन यू सी दिस? अब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बताइए। अगर आप ये देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होता ये D6 में, हमने ये D6 को ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, कैन यू सी दिस? हमने यहाँ ऑलरेडी डिस्कस किया D6, और पैरिंग एक्चुअली यहीं से शुरू होती है, ये D5 से स्टार्ट हो जाती, D4 से ही शुरू हो जाती है। हमने यहाँ डिस्कस किया कि ऑलरेडी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट था, वो जो 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए वो लिगेंड की वजह से आए हैं। काउंट करते समय उसको काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को काउंट करेंगे। क्लियर है? अब मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया होगा। आप ये बुक को पढ़ लेना आराम से बैठ के, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। यहाँ टेबल बनाया हुआ है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अरेंजमेंट है मेटल का, फ्री मेटल का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। अब अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना आएगा, और अगर आप उसको देखो तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना निकल के आएगा, ये टेबल इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। अब यार आप सोच रहे होगे इस टेबल में 2/5 है ना, ये -3/5, -2/5, 4/5 ये क्या है? तो देखो हम अगर आपने मेरा वो एक वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कैसे निकल के आता है, याद करो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लोअर एनर्जी का जब हम निकालते थे, वो जो 0.4 आया ना, उसको निकालने का एक तरीका था। इफ़ यू रिमेंबर दैट वीडियो, तो इफ़ यू रिमेंबर हमने वहाँ पे ये किया था कि एनर्जी जो डिफरेंस क्रिएट होता था, इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5, देखो यही प्रॉब्लम होती है। अभी देखो 2/5 दे दिया, ये क्या है -2/5। देखो अगर ये हम इस तरीके से इमेजिन करें 1 2 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ ज़्यादा बेटर होगा, फिर ये बाद में आपको पीपीटी में दे दूँगा। ये जो आपने -0.4 DQ लिखा है ना, इसको -2/5, ये -0.4 यहाँ, इसको -2/5 DQ भी लिखा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल भी लिखा जा सकता है, बिकॉज 2/5 का मतलब 0.4 होता है। 2/5 इज एक्चुअली 0.4। याद करो मैंने वो वीडियो आपको एक करके दिखाया था जहाँ पे मैंने ये डेरिवेशन करवाया था। तो अब ये बुक में क्या करते हैं ना, देखो यही एक प्रॉब्लम है, सब जगह 0.4 0.6 लिखा, सब जगह 0.4 0.6 लिखा, पर जब टेबल बनाने की बारी आई तो उन्होंने -2/5 और -3/5 लिख दिया। काहे का ज़रूरत थी, मतलब ज़रूरत क्या थी? तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं, मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। लोअर एनर्जी अगर होती है, यहाँ ये T2G ऑर्बिटल्स हैं P इलेक्ट्रॉन्स के साथ, EG ऑर्बिटल्स हैं Q इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इसको या तो तुम -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लिख सकते हो, या तो इसको -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लिख सकते हो, या तो तुम इसको -4 DQ लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या हमारा फॉर्मूला बदल सकता है यहाँ पे? जी हाँ, मैं यहाँ भी ये भी लिख के दे देता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो -2/5 इंटू P इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 6 नहीं, अब ये हो जाएगा 3/5, या 3/6 होता है क्या, देख लो ज़रा, 0.6, ये 0.6 होगा बच्चा, देखो यही मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी हैं। 0.6 ऑक्टाहेड्रल है तो 0.6, ठीक है। रिलेशन लिख देता हूँ, ये रिलेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है। डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज 10 टाइम्स DQ, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा, हाँ 3/5 करना था, 3/5.6 आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू Q डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस M टाइम्स पेयरिंग एनर्जी, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा -2/5 इंटू पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 3/5 इंटू Q इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इन सारे केसेस में वी डोंट टेक नो पेयरिंग एनर्जी, यानी 0 टाइम्स पेयरिंग एनर्जी लेते हैं हम। समझ में आया? क्लियर है? तो ये देखो, ये टेबल पे अभी आप समझ जाना, ये टेबल पे क्या किया। मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा? -4 DQ, मतलब -0.4 टेट्रा ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, या तो तुम इसको फिर -2/5 लिख सकते हो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो बस यही कांड किया इन्होंने यहाँ पे। तो अब आप ये पूरा टेबल खुद से समझोगे। इतना कराने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ ये खुद से समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन और मैं तुमसे बताना चाहूँगा, ये 0 क्यों लिख दिया है यहाँ पे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, 0 क्यों लिख दिया है? वाई इट इज़ 0 D5 में? D5 में 0 क्यों लिखा हुआ है? तो सोचो, दिमाग लगाओ। 3 लोग नीचे गए हैं तो कितना हो जाएगा? -2/5 इंटू 3 प्लस 2 लोग ऊपर गए हैं
तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 2। आंसर चेक कर लो जरा कितना आता है। 3 2 जा 6 तो -6/5, 3 2 जा 6 प्लस 6/5, आंसर कितना निकल के आएगा? 0 पेयरिंग एनर्जी। देखा दिमाग कैसे लगाया बुक वालों ने। तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज आधे तक तो कुछ लिखते हैं, फिर कुछ भलता सा नया लिख देते तो बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो अब अगर इसको ऐसे ना समझ के नॉर्मल भाषा में समझा जाता, यहाँ देख लो ना, यहाँ ही हमको समझ में आता D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब अगर मैं 5 4 जा करूँ, 5 4 जा करूँ, इसमें देख लो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, तो +12 -12 0। ऐसे भी तो लिख सकते थे, नहीं, पर हम तो 0 लिखेंगे ताकि हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये हो गया 0। अब ये पूरा टेबल आप खुद से बैठोगे, आप देखोगे, आप समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पर 3-3 पैर होने के बावजूद भी 2 टाइम्स पैरिंग एनर्जी लिखी है, यहाँ पर 3-3 पैर होने के बाद भी 1 बार पैरिंग एनर्जी लिखी है। इसी टेबल को, इसी पूरे टेबल को मैंने बना दिया है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। अब या तो वो बना लो या तो ये बना लो, आपकी मर्जी है। मैं आपको कहूँगा नहीं वो भाई ऑथर ने बनाई हुई है, ये आपको मैंने बना के दे दी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये याद रखेंगे, ये टेबल बना लेना, ये बहुत बढ़िया टेबल है, इसको बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।